हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। एकदम बढ़िया। तो हम लोग हीट ट्रांसफ़र का लेक्चर स्टार्ट किए थे, उसमें 3 लेक्चर कवर कर लिए हैं और आज का लेक्चर नंबर 4 होने वाला है, जिसके अंदर हम लोग देखने वाले हैं टॉपिक ग्रोथ ऑफ आइस लेयर। अगर देखा जाए तो नया टॉपिक हम लोग अभी जो स्टार्ट करेंगे उससे पहले हम लोग ये ग्रोथ ऑफ आइस लेयर, ये कंडक्शन का ही पार्ट है, उसको कवर करेंगे शुरू में। क्योंकि देखो, अगर तुम देखा होगा तो कुछ जो ठंडी इलाके प्रदेश हैं, जैसे कि कश्मीर ले लो, लद्दाख ले लो, तो ऐसे जगहों पे टेम्परेचर जो होता है वो माइनस में चले जाता है। और हम लोग जानते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस से जैसे ही कोई भी वाटर का टेम्परेचर फॉल करेगा तो वो वाटर में कन्वर्ट नहीं, मतलब वाटर के फॉर्मेट में वो नहीं रहेगा, बल्कि वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आइस में जो कन्वर्ट होगा तो उसका लेयर का फॉर्मेशन जो होता है वो कैसे टाइम के साथ लेयर का फॉर्मेशन का वेरिएशन होगा। अब देखेंगे 1 सेंटीमीटर का लेयर जो फॉर्मेशन हुआ उसमें कितना टाइम लगा है, फिर उसका अगला 1 सेंटीमीटर जो बनेगा उसमें कितना टाइम लगा है। तो ऐसी बातों को हम लोग यहाँ से देखेंगे ग्रोथ ऑफ आइस लेयर में। उसके बाद है कन्वेक्शन, क्योंकि हीट ट्रांसफ़र का जो सेकेंड तरीका हम लोग देखे थे, सबसे पहला था कंडक्शन, उसके बाद है कन्वेक्शन। तो अपने सिलेबस के अंदर कन्वेक्शन को टॉपिक कवर नहीं किया गया, लेकिन फिर भी इसका इंट्रो पार्ट तो हम लोग कर ही सकते हैं। उसके बाद है मेन टॉपिक रेडिएशन, क्योंकि ये रेडिएशन अपने को अच्छा से समझना है। इस पे 3 से 4 लेक्चर आने वाला है और इस पे अच्छा खासा क्वेश्चंस भी होते हैं। उसी के अंदर एक प्रीवोस्ट थ्योरी ऑफ एक्सचेंज है, किसके लेकर के, रेडिएशन को लेकर के है, तो इसको भी हम लोग कवर करेंगे। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं ग्रोथ ऑफ आइस लेयर से। तो ग्रोथ ऑफ आइस लेयर, तो जैसे हम लोग मान लेते हैं कि अपने पास एक पॉन्ड है, यहाँ पे मान लिए कि एक पॉन्ड है, चाहे जो भी हो, नदी हो, तालाब हो, जहाँ पे पानी रहना चाहिए। इसके अंदर वाटर भरा हुआ है, इसके अंदर वाटर है, अभी इनिशियली इसके अंदर वाटर है। और शुरुआत में हम लोग मान लेते हैं कि कुछ थिकनेस का आइस का फॉर्मेशन यहाँ पे हो चुका है। ये रुको, कुछ ज़्यादा ही मोटा है, इसको थोड़ा पतला कर दें। जैसे हम लोग कंसिडर कर लिए कि इतना आइस का फॉर्मेशन पहले ही हो चुका है। तो ये आइस का फॉर्मेशन ये पहले ही बन चुका है। अब देखो, ऊपर का टेम्परेचर देखेंगे तो माइनस में जा चुका था, इसको माइनस में T0, हालांकि डिग्री सेल्सियस में ही रखते हैं, डिग्री सेल्सियस जगह -T0 डिग्री सेल्सियस है। अब देखो, जो इस पॉइंट का टेम्परेचर देखेंगे अंदर वाला पार्ट का, तो उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए। अगर आइस है, एक तरफ का टेम्परेचर माइनस है, तो ये पानी से सेपरेटेड जो बाउंड्री है उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होता है। क्योंकि अब ये 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ पानी जो है, वही पानी आप कन्वर्ट होगा किसमें, आइस में कन्वर्ट होगा। और उस तरफ दूसरी तरफ कितना है, -T डिग्री सेल्सियस है, और इस तरफ कितना है, 0 है। तो करंट जो फॉलो होगा, मतलब हीट का जो फॉर्मेशन होगा, जो हीट फॉलो होगा यहाँ पे, वो किस तरह से निकलेगा, वो ऐसे निकलेगा, ये हीट निकलेगा। अब तुम्हें जो बीच में जो आइस का लेयर है एक थर्मल रेसिस्टेंस की तरह ट्रीट करेगा। अब ये थर्मल रेसिस्टेंस की तरह ट्रीट करेगा, तो इससे होकर के करंट का फॉर्मूला जो हम लोग जानते हैं, कैसे लिखते हैं थर्मल करंट को, तो थर्मल करंट को हम लोग dQ/dt लिखते हैं, रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र। तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र जो होता है वो होता है KA × ΔT डिवाइड बाय L, ये लेंथ ऑफ जो ये थर्मल बॉडी कोई भी चीज़ है जिससे होकर के एक हीट निकल रही है, तो उसका हम लोग लेंथ लेते हैं। तो ये जो थिकनेस तुमको दिख रहा है कि यही हो जाएगा अपने को L, तो इसको हम लोग कंसिडर कर लेते हैं x। कितना कंसिडर कर लेते हैं, x। अब मान करके चलते हैं कि कुछ देर के बाद इसके अंदर थोड़ा सा और आइस बना है, जिसको हम लोग मान लेते हैं कि dx, बहुत ही छोटा सा ये लेयर है, ये जो लेयर थिकनेस बना है। अब जो नया dx बना लेंथ का, अब ये वाटर जो कन्वर्ट हुआ है किसमें, आइस में, तो कुछ हीट रिलीज किया होगा, इसका थिकनेस कितना है, dx है। तो ये जब वाटर आइस में कन्वर्ट हुआ तो कुछ हीट रिलीज किया है। जब कुछ हीट रिलीज किया तो वो हीट जो कैसे पास करेगा, इस तरह से जो एरो दिखाए हैं इस तरह से होगा। तो अब ये dx थिकनेस का जो फॉर्मेशन हुआ है उसके अंदर से जो हीट निकली है, तो वो हीट करंट को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। तो अब देखो, इसको हम लोग लिखेंगे
तो यहाँ पे कुछ टर्म है जैसे कि के है, तो के के बारे में लिख देते हैं, ये थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ आइस हो जाएगा, क्योंकि उसी होकर के जा रहा है। और ए जो है ये एरिया ऑफ आइस लेयर, जो भी आइस लेयर का एरिया होगा उसको हम लोग लिख देंगे। अब वैसे इसका जरूरत भी नहीं पड़ेगा, अपने को कैंसिल ही होने वाला है। तो ए को मान ली एरिया ऑफ आइस लेयर है। तो यहाँ से तुम ध्यान से देखो तो के तो कांस्टेंट टर्म है, उसमें कुछ छेड़खानी नहीं कर सकते हैं। ये जो टर्म अपना एरिया ऑफ क्या है, ये जो लेयर है वो हो जाएगा, आइस का लेयर है। और डेल्टा टी, तो इनिशियल अगर इस तरफ का टेम्परेचर अगर हम देखें तो आइस का इस पॉइंट का टेम्परेचर जो होगा वो 0 डिग्री सेल्सियस होगा, क्योंकि अभी तो वाटर है। वाटर और आइस का जो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर होता है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री सेल्सियस इस तरफ है और इस तरफ -T डिग्री सेल्सियस है, तो इसका मतलब हाइयर टेम्परेचर ये है, लोअर टेम्परेचर उस तरफ है। तो 0 माइनस, माइनस में T0 डिग्री सेल्सियस डिवाइड बाय जो थिकनेस है वो x हो जाएगा। तो अब यहाँ से तुम देखो तो तुम्हें रेट ऑफ हीट फ्लो जो निकल के आ गया है dq बाय dt इक्वल टू k a T0 डिवाइड बाय x। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंसिडर कर लेते हैं। अब देखो इसको इक्वेशन फर्स्ट जो लेट किए हैं तो इससे हम लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा। अब देखते हैं कि जो इससे मान लेते हैं कि Q हीट रिलीज हुआ है, तो जो हीट रिलीज होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एम एस डेल्टा टी कब कहते हैं, जब टेम्परेचर राइज करते हैं तो वहाँ जो हीट हमको सप्लाई करना पड़ता है। अभी जो आइस बना है वाटर से जब आइस में कन्वर्ट होता है तो उसमें हमें एनर्जी मिलती है, उसको हम लोग लेते हैं एम इंटू एल एफ, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अगर तुम देखो तो इसका होता है 80 कैलोरी पर ग्राम। तो अगर यहाँ से हम देखेंगे तो अब ये मास को निकालते हैं, तो मास को क्या लिखते हैं, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी लिखते हैं। मास को लिखते हैं वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख दिए, इंटू एल एफ। तो डेंसिटी ऑफ वाटर को तो हम लोग W लिखेंगे। अब ये वॉल्यूम जब लिखेंगे तो अब देखो इसका एरिया कितना है, तो एरिया तो ए ही रहेगा, कहीं भी जाएंगे तो एरिया ए रहेगा, और थिकनेस dx है, तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा a इंटू डी एक्स डिवाइड बाय इंटू एल एफ। अब तो ये Q है। अब इसको दोनों तरफ T के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा dQ बाय dt इक्वल टू, अब देखो जो टर्म है कांस्टेंट उसको बाहर कर लेते हैं, तो ये बाहर हो गया, a बाहर हो गया, L भी बाहर हो गया, और यहाँ से बचा dx बाय dt। तो इन दोनों टर्म को हम लोग इक्वेट कर लेते हैं। जैसे ही इक्वेट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 और 2 को, हमको कुछ रिजल्टेंट मिलेगा। तो अब ध्यान से देखना है अपने को कि क्या आने वाला है रिजल्ट। तो यहीं पे कर ले, थोड़ा जगह कम पड़ने वाला है। तो अब देखो कि dq बाई dt दोनों तरफ तो सेम है, तो LHS में अगर सेम है तो RHS में भी सेम ही होगा। तो RHS का वैल्यू हम लोगों को इक्वेट कर देते हैं। तो RHS का वैल्यू जैसे ही इक्वेट करेंगे तो यहाँ से अपने को जो मिल रहा k a T0 डिवाइड बाय x इक्वल टू रो ए एल dx बाय dt। तो यहाँ से a को ख़त्म कर देते हैं, और यहाँ से अगर देखें तो हमारे पास क्या आ रहा है, तो dt एक तरफ कर देते हैं इक्वल टू रो एल बाय के टी। रो एल देखो, रो एल लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है, डिवाइड बाय के इंटू T0 इंटू एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ से देखना है कि ये x भी तो इधर आएगा, तो x इंटू डी एक्स। अब दोनों तरफ लिमिट पुट कर देते हैं, क्या कर देते हैं, दोनों तरफ लिमिट लगा देते हैं।
तो देखो ये कांस्टेंट टर्म है, तो इस कांस्टेंट टर्म के अंदर भी डालेंगे तो फिर बाहर ही आ जाएगा, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन की बात है नहीं कि यहाँ पे किस तरह से हम लोग लिमिट लेंगे। तो इनिशियली देखते हैं कि 0 टाइम है, उसके बाद जब डेल्टा टी टाइम हुआ, कुछ टाइम बीता है, उसको टी भी मान सकते हैं, डेल्टा टी भी कंसिडर कर सकते हैं, इसमें दोनों चलेगा। तो इनिशियली मान लेते हैं कि x1 पे उसका थिकनेस था, उसके बाद x2 जो लेयर फॉर्मेशन हो चुका है x1 से x2 बना है। तो अब यहाँ से अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो डेल्टा टी आएगा, तो डेल्टा टी इक्वल टू आ जाएगा तो रो एल एफ डिवाइड बाई के टी। अगर एक्स स्क्वायर का लिमिट अगर देखेंगे तो डी एक्स का एक्स इंटू डी एक्स, तो एक्स स्क्वायर 2 आएगा। एक बार अपर लिमिट पुट करो तो एक्स स्क्वायर, लोअर लिमिट पुट करो तो एक्स स्क्वायर बाय एक्स वन स्क्वायर हो जाएगा। तो चलो एक बार लिख देते हैं रो एल एफ डिवाइड बाय के टी नॉट, ये हो गया एक्स स्क्वायर बाय 2, कहाँ से कहाँ तक, x1 से लेकर के x2 तक। तो अब करना क्या है, इस 2 को बाहर कर देते हैं और उसका लिमिट पुट कर देते हैं। तो डेल्टा t इक्वल टू आ गया है रो एल एफ डिवाइड बाय 2k टी नॉट। देखो नेगेटिव टेम्परेचर था, नेगेटिव साइन के साथ नहीं रखना, उसका पॉजिटिव वैल्यू को रखेंगे क्योंकि नेगेटिव साइन हम लोग ले चुके हैं। तो यहाँ से जो आ गया है x2 स्क्वायर माइनस में x1 स्क्वायर। तो अब यहाँ से हम लिख सकते हैं ग्रोथ ऑफ आइसोलेट का जो फॉर्मूला आया अपने को, डेल्टा टी इक्वल टू कितना आया है, रो एल एफ डिवाइड बाय के टी नॉट 2 की टी नॉट, 2 भी तो रहेगा, x2 का स्क्वायर माइनस में x1 का स्क्वायर। इस तरह से हमें कुछ वैल्यू मिल चुका है। तो ये अपने को वैल्यू आया। देखो इस वैल्यू को देख करके हमें कुछ पता चलना चाहिए कि अगर मानते हैं कि शुरुआत में x1 का वैल्यू 0 था, कहने का मतलब है शुरू में किसी भी तरह का आइस का फॉर्मेशन नहीं हुआ था, और x2 का वैल्यू मान रख लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर हुआ, तो 1 सेंटीमीटर के अंदर ये तो कुछ कांस्टेंट है और सबको डिवाइड करने के बाद मान के चलो कि 1 घंटा आ गया। डेल्टा टी मतलब 1 सेंटीमीटर का लेयर बनने में उसे 1 घंटा लगा। तो अब अगला 1 सेंटीमीटर देखते कितना देर में बनता है। तो चलो अब x1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 ही रहेगा, और x2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर, क्योंकि देखो शुरुआत में पहले 0 से 1 तक हुआ तो उसमें 1 घंटा लगा है। अब इनिशियली तो x1 है ही, मतलब वो तो x1 का वैल्यू इस बार 0 नहीं बल्कि 1 सेंटीमीटर होगा, और उसी तरह से जब x2 पे जाएंगे तो वो 2 सेंटीमीटर है, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस में 1 का स्क्वायर, तो मतलब अगला 1 सेंटीमीटर बनने में 4 माइनस 2 सॉरी 4 माइनस 1, तो 3 घंटा लगा। तो देखो पहला 1 घंटा लगा, दूसरा में कितना लगा, 3 घंटा लगा। अब देखो तीसरा लेयर बनता है, तो आप देखो कि अब जब 1 सेंटीमीटर बना उसमें 1 घंटा, दूसरा सेंटीमीटर बना, 1 सेंटीमीटर से जो 1 सेंटीमीटर बनेगा तो दूसरा सेंटीमीटर आएगा, उसमें 3 घंटा लग गया। फिर अगला 1 सेंटीमीटर जब बनेगा तो अब 2 सेंटीमीटर पहले से ही 1 सेंटीमीटर अब बन रहा है, तो इनिशियल कितना x1 का वैल्यू आ जाएगा 2, x2 का वैल्यू कितना आएगा 3, तो 3 का स्क्वायर अब माइनस में 2 का स्क्वायर, तो 9 माइनस 4 इक्वल टू 5 आवर्स। इसका मतलब अगला 1 सेंटीमीटर, फिर उससे अगला 1 सेंटीमीटर में क्या होता है, पहले 1 घंटा लगा, फिर 3 लगा, फिर 5 लगा, इसी तरह से आगे जाएंगे 7 लगेगा, 9 लगेगा। तो इस तरह से जो है सो हमको वैल्यू पता चल रहा है। तो यही रीजन है कि अगर कोई भी कहीं भी तुम चले जाओ, कहीं भी कितना भी ठंडा इलाका क्यों ना जाए, तो इसके बॉटम का टेम्परेचर जो होता है, किसका, ये जो बॉटम है वाटर बॉडीज का, उसका टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस रहता है। क्योंकि देखो 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी जो होते हैं वो हैवियर होता है, उसका डेंसिटी अच्छा खासा होता है, तो वो पानी नीचे में रहता है। जो अगर देखेंगे तो जो हमारे पास आइस है उसका भी तो डेंसिटी कम है, तभी तो वो फ्लोट करते रहता है ऊपर में। तो कितना भी चाहे टेम्परेचर कम क्यों न हो जाए, लेकिन पूरी तरह से 100% जो होता है वाटर बॉडीज़ के अंदर बर्फ़ नहीं बन पाता है, कुछ न कुछ वो पानी रहता ही है। तभी तो एक्वेटिक एनिमल, कहने का मतलब है मछली को ले लो, चाहे ऑक्टोपस ले लो, चाहे कुछ एक्वेटिक एनिमल्स सॉरी प्लांट भी तो होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं जो इसके अंदर आराम से रहते हैं, सर्वाइव कर जाते हैं, ठंडी हो गर्मी हो। क्योंकि गर्मी में तो कोई दिक्कत है नहीं, ठंडी में दिक्कत होती है, क्योंकि ठंडी में ही हम लोगों को देखते हैं कि आइस लेयर का फॉर्मेशन बन गया है। तो कभी फिल्मों में तुम देखा होगा कि ऊपर में आइस रहता है और नीचे में पानी के अंदर कुछ बहता ही रहता है। तो इसका रीज़न क्या है कि ऊपर का टेम्परेचर माइनस है, जिसकी वजह से कुछ तो आइस फॉर्मेशन हो चुका है, लेकिन नीचे का पानी का टेम्परेचर जो है वो 4 डिग्री सेल्सियस है। तो फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे,
और यहाँ पे 4 डिग्री सेल्सियस में वो लिक्विड फॉर्मेट में रहेगा। भले पानी ठंडा रहेगा लेकिन रहेगा किस फॉर्मेट में, लिक्विड के फॉर्मेट में ही। तो अच्छा खासा इसके अंदर सर्वाइव कर सकता है। तो ये तो हम लोगों का कंडक्शन पार्ट का ही था। तो अब हम लोग चलते हैं कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन के अंदर क्या होता है, तो कन्वेक्शन के अंदर हम बात करें तो इसके अंदर हम लोग ट्रांसफर ऑफ हीट जब करते हैं, एक मिनट, जब हीट का ट्रांसफ़र करते हैं तो ये हीट ट्रांसफ़र का जो तरीका है ये इसके अंदर एक्चुअल मोमेंट ऑफ पार्टिकल होता है। कहने का मतलब है कि वो फुटबॉल वाला एग्जांपल जो तुम्हें दिए थे हम, तो उसके अंदर था कि जो अगर कंडक्शन के थोड़ा देखना है तो एक आदमी फुटबॉल को लेकर सीधा फेंक दिया, और दूसरा कन्वेक्शन के अगर देखेंगे तो एक आदमी है जो उस फुटबॉल को पकड़ा और सीधा लेकर के पहुँचा दिया। सॉरी, कंडक्शन में क्या था, एक अगले को दिया, फिर अगला अगले को दिया था, फिर वो अगला अगले को दिया था। उसमें एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल नहीं हो रहा था। जैसे कि हम लोग, जैसे कि आदमी का रो है तो वो एक फुटबॉल को लो ऐसे बढ़ाते बढ़ाते चले जाएगा, तो ये जो फुटबॉल है उसको हम लोग एनर्जी कंसिडर किए थे, और जो मतलब आदमी का रो है उसको हम लोग कहते हैं मीडियम है। तो मीडियम का पार्टिकल कंडक्शन के अंदर फॉलो नहीं करता था, मतलब उसका एक्चुअल मूवमेंट नहीं होता था। लेकिन कंडक्शन के अंदर क्या होता है कि पार्टिकल जो होते हैं वो खुद ही चले जाते हैं हीट को लेकर के या एनर्जी को लेकर के, तो वो खुद ही ट्रांसफर होता है एक पॉइंट से लेकर के दूसरे पॉइंट तक। तो इसके अंदर अगर देखेंगे तो ये वही बात बोला गया है। तो कह रहा कि व्हेन हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर थ्रू एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द हीटेड पार्टिकल, जो हीटेड पार्टिकल होता है उसका एक्चुअल मूवमेंट होता है। द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर इज कॉल्ड द कन्वेक्शन। तो इस टाइप के ट्रांसफर ऑफ हीट को हम लोग बोलते हैं कन्वेक्शन। कह रहा कि इन लिक्विड एंड गैसेस समव्हाट हीट में बी ट्रांसफर थ्रू द कंडक्शन। अगर किसी लिक्विड के अंदर देखें चाहे गैस के अंदर देखेंगे तो कुछ एनर्जी कंडक्शन के थ्रू भी फॉलो होता है। इस बात को हम डिनाइड नहीं कर रहे कि कंडक्शन के थ्रू फॉलो नहीं होता है, लेकिन कंडक्शन के थ्रू जो हीट का फॉलो होता है किसके अंदर, लिक्विड और गैस के अंदर, वो बहुत ही स्लो प्रोसेस है। इसका एग्जाम्पल भी देते हैं हम तुम्हें। अभी ठंडे का मौसम है, तो ठंडे के मौसम में तुम देखोगे तो बकेट के अंदर पानी रखो और उसको एक आता है इलेक्ट्रिकल वायर जिसको पानी गर्म करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं ठंडे में, क्योंकि ठंडे में तो पानी से हम लोग ठंडा पानी से नहाते नहीं, गर्म पानी से नहाते हैं। तो उस बाल्टी के अंदर तुम करो क्या कि उसके सरफेस पे पानी को, वो जो हीटर तुम रखे हो कॉइल का जो वायर टाइप का होता है, तो उस हीटर का पानी को मतलब तुम गर्म करना, तो उसके सरफेस पे तुम रख दोगे तो देखना कि वो सरफेस का वाटर गर्म हो गया है, अभी गर्म हो, क्योंकि अभी देखेंगे जब पानी गर्म होता है तो पानी का डेंसिटी घट जाती है, और जिसका डेंसिटी घट गया है तो वो ऊपर ही रह जाएगा। अगर उसका डेंसिटी ज़्यादा होता तो वो बॉटम पे चले जाता है। तो अभी जो उसका डेंसिटी घटा भी है और पानी हीटेड है तो वो सरफेस पे अभी है। अब तुम कहो कि इसको हटा दो और उसके नहाओ, मतलब उस पानी को अपने शरीर पे डालो, तो ऊपर का पानी तो गर्म रहेगा लेकिन नीचे का पानी जो है वो अभी भी ठंडा है। वो क्यों? क्योंकि अभी अगर हम देखेंगे तो वो कंडक्शन के थ्रू ही नीचे हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है, और ऊपर का पानी देखने गर्म है तो अंदर का पानी उतना ज़्यादा गर्म नहीं होगा, बहुत ही कम होता है। समझ रहे बात? क्योंकि अभी जो हीट का ट्रांसफ़र होता है वो कंडक्शन से हो रहा था, और कंडक्शन से हीट को ट्रांसफ़र होने में किसी लिक्विड या गैस के अंदर बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। अब दूसरा तरीका हम कन्वेक्शन से बताते हैं कि उसको कैसे गर्म करना है। उसको किसी पतीला में लेकर के, किसी भी बकेट के अंदर, बकेट को ही तुम चाहो तो आग में डाल सकते हो, मतलब पानी चूल्हा पे रख दो। तो उसके अंदर हम करेंगे क्या कि इसके अंदर अगर मान लो कि हमारे पास कोई कंटेनर है, इसके अंदर पानी है, इसके अंदर पानी है, और यहाँ पे हम आग जला दिए, तो अब यहाँ के पार्टिकल जो होगा, नीचे का बॉटम का पार्टिकल, वो हीट होगा। अब ये हीट हो करके इसका डेंसिटी लो हो चुका है, और डेंसिटी लो होने की वजह से ये ऊपर चले जाएगा। जब डेंसिटी लो हो गया तो ऊपर चले गया, फिर इसी तरह से अगला उसके बगल का पार्टिकल वो नीचे आएगा, और फिर जैसे गर्म होगा ये भी ऊपर चले जाएगा, फिर उसके अगल बगल का पार्टिकल जो है वो आएगा, गर्म होगा, गर्म होने के बाद फिर वो ऊपर चले गया। तो इस तरह से देख रहे हैं कि पार्टिकल गर्म होता जा रहा, ऊपर जाता जा रहा, गर्म होता जा रहा, ऊपर जाता जा रहा है। तो इस टाइप का वेरिएशन की वजह से जब भी हीट करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो इस टाइप के हीट को हम लोग बोलते हैं कन्वेक्शन। तो अब यहीं पे समझो बात। कह रहा बट मोस्ट ऑफ द ट्रांसफर ऑफ द हीट इन देम अकर्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन। कन्वेक्शन अकर्स थ्रू द एड ऑफ अर्थ ग्रेविटी। अगर अर्थ का ग्रेविटी नहीं हो तो फिर कंडक्शन के थ्रू हम लोग हीट का ट्रांसफर आसानी से नहीं कर सकते। उसके लिए तब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, फोर्स कन्वेक्शन लगाना पड़ेगा। इसके लिए अलग से हमें एक सप्लायर या एनर्जी या पंप लगाना पड़ेगा। तो अर्थ का ग्रेविटी है, तो जो हीटेड पार्टिकल है उसका डेंसिटी कम हुआ, डेंसिटी कम होने की वजह से वो ऊपर चले गया, और ग्रेविटी की वजह से जो है डेंस पार्टिकल वो नीचे चले गया।
इसमें किसका योगदान है? वो ग्रेविटी का योगदान है। तो इस तरह से देखते हैं कि ये अगर कोई ठंडा पानी है उसको हम लोग कंडक्शन के थ्रू अगर गर्म करते हैं तो बहुत ही स्लो टाइम में होता है, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। अगर कन्वेक्शन के थ्रू करेंगे तो नीचे जब हीट पार्टिकल मतलब पार्टिकल को हीट मिलती है तो वो गर्म होने के बाद वो अपना पोजीशन को डिसलोकेट किया, डिसलोकेट करने के बाद जो नया पार्टिकल है या फिर उसको गर्म करेगा तो इस तरह से वो 10 से 15 मिनट के अंदर बड़ा अच्छा खासा गर्म हो जाती है। लेकिन कंडक्शन के थ्रू तुम दिन भर भी लगा दो ना तो ऊपर का पानी तो गर्म हो जाएगा लेकिन बॉटम का पानी जल्दी गर्म नहीं होगा। कर इन द एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी कन्वेक्शन वुड नॉट बी पॉसिबल। कहने का मकसद यही है कि अगर डेंसिटी का वेरिएशन की वजह से जो पार्टिकल अपना पोजीशन को एक्सचेंज कर रहा है वो ग्रेविटी नहीं रहेगा तो कौन एक्सचेंज करेगा? यहाँ पे कोई है नहीं। अब देखें कन्वेक्शन हम लोग दो तरह से करा सकते हैं। नेचुरल कन्वेक्शन करा सकते हैं ड्यू टू वेरिएशन ऑफ डेंसिटी से। एक होता है फोर्स कन्वेक्शन बाय यूजिंग द पंप और ब्लोवर। अगर कोई ब्लोवर लगा दो या पंप लगा दो तो ये इस तरह से हो जाएगा। तो बस इसके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ना। लेकिन अब जो हीट करेंट होती है इसके अंदर कंडक्शन करेंट, तो उसमें जो dQ/dt का फॉलो होने का रेट है उसको हम लोग मानते हैं एक कांस्टेंट h है इंटू a हो जाएगा और ये डेल्टा t। ये क्या है? कन्वेक्शन कांस्टेंट। कन्वेक्शन कांस्टेंट। अब ये जो है वो एरिया, कितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उसका एरिया कितना है उस पर डिपेंड करेगा, और डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर। तो ये जो कंडक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफर होने का रेट है वो इस तरह से कुछ होता है। और ये अपने सिलेबस में नहीं है इसलिए हम सिर्फ इसका फॉर्मूला अगर नहीं भी देखते तब भी काम चल जाएगा। बस इसको देखो। अब देखो जो हवा जो बहती है लैंड ब्रिज और सी ब्रिज उसके अंदर भी ऐसा ही होता है। हम इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे लेकिन फिर भी तुम सुन लो कि अगर मान करके चलो कि दिन का टाइम है, सनलाइट अभी है, तो सनलाइट पड़ने की वजह से जो लैंड है और जो सी है वो दोनों क्या होता है? हीट होना स्टार्ट होता है। हीट पहले कौन होगा? लैंड होगा या सी होगा? तो कॉमन सेंस की बात है कि हीट कैपेसिटी जो लैंड की होती है वो ज़्यादा होता है, आराम से जल्दी से हो जाएगा। सॉरी कम होता है, अगर कम होता है तो जल्दी हो जाएगा गर्म। तो लैंड बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। अब लैंड मान करके चलो कि जल्दी गर्म हो गया है। इधर क्या है? मान लेते हैं कि ये लैंड है, ये है अपने पास लैंड है, और इस तरफ देख लो कि समंदर है, सी है। तो अभी यहाँ के पार्टिकल जो है अगर ये सरफेस बहुत जल्दी गर्म हो चुका है तो गर्म होने की वजह से अब जैसे हीट हुआ तो ये इसका भी टेम्परेचर बढ़ा होगा। टेम्परेचर बढ़ा है तो इसका डेंसिटी लो हुआ होगा, और डेंसिटी लो होने की वजह से ये ऊपर चले गया। ये पार्टिकल सब ऊपर चले गया, ये पार्टिकल ऊपर चले गया। अब क्या होगा कि अभी जो समंदर के नज़दीक का है वो क्या है? अभी भी वो हाइयर डेंसिटी पे है। अब जब हाइयर डेंसिटी पे है तो ये पार्टिकल क्या करेगा कि इस जगह को फिल करने के लिए इधर दौड़ेगा। ये पार्टिकल सब इधर आएगा, ये पार्टिकल सारे के सारे इधर आ रहा है, क्योंकि अभी ये क्या हैवियर पार्टिकल है, क्योंकि नीचे जगह खाली हुआ है तो हैवियर चीज़ को ही आना पड़ेगा। तो नीचे में हैवियर कहाँ है? समंदर के अगल बगल का जो नीचे का पार्टिकल है वो दौड़ करके आ रहा है। तो अभी देखो तुम सी से लेकर के लैंड की तरफ जब आ रहा तो इसको हम लोग बोलते हैं सी ब्रिज। क्या बोलते हैं? सी ब्रिज कहते हैं। ब्रिज मतलब बाजार, हवा। और जस्ट नाइट के टाइम पे देखो, नाइट के टाइम में अगर हम लोग जाएंगे, ये जो किस मतलब डे टाइम होता है, ये क्या होता है? डे टाइम में। अब जब देखेंगे एट नाइट, अगर हम लोग रात में देखेंगे एट नाइट, इसको ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, बस समझ लो कि कैसे होता है सी ब्रिज और लैंड ब्रिज। अब उसके बाद देखो रात के टाइम पे देखना है तो दिन भर ये पानी का जो पार्टिकल है नीचे के अगल बगल का उसको हीट मिल रहा था। अब अच्छा खासा हीट मिल गया जिसकी वजह से इसका डेंसिटी घट चुका है। तो अब डेंसिटी घटा है तो ये ऊपर चले जाएगा, ये ऊपर चले जाएगा। क्या हुआ? ये ऊपर चले गया। और लैंड को कूल होने में भी तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो यहाँ का पार्टिकल जैसे ही ये टेम्परेचर कूल हुआ है तो ये जो भी पार्टिकल है यहाँ पे बचा हुआ उसका डेंसिटी क्या होगा? अच्छा खासा ठीक ठाक हो जाएगा जो पहले से था। तो अब ये दौड़ करके इधर आएगा फिल करने के लिए। किस टाइम में? ये नाइट टाइम में। तो नाइट टाइम में क्या चलता है? लैंड ब्रिज।
ये लैंड ब्रिज चल रहा है। तो इस तरह से हवा बहने का भी जो है बयार आने का रीजन है, और रीजन का क्या हम लोग समझ रहे हैं, कन्वेक्शन करंट है। तो जिसके वजह से हम लोग इसको देख लिए। इसमें कोई ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली टर्म है नहीं, छोटा मोटा थ्योरेटिकल पोर्शन था जिसको हम लोग कवर कर चुके हैं। तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक अपना रेडिएशन है। तो रेडिएशन जो देखा जाए तो ये हीट ट्रांसफर करने का सबसे अच्छा तरीका यही है। अब रेडिएशन का एग्जाम्पल अगर देंगे तो ये तुम लोग देखा होगा कि अभी गांव देहात में दिसंबर का महीना है, अब कुछ दिन बाद जनवरी भी एंटर करने वाला है। तो देखना कि चेला का आग लगा करके, एक जो होता है गोरसी हम लोग बोलते हैं या बोरसी बोलते हो जो बोलो, तो उसमें आग जला करके चारों तरफ लोग बैठे रहते हैं। उसमें क्या है कि वहाँ पे बैठ करके एक दूसरे का चुगली करो, बड़ा मज़ा आता है, कभी ट्राई करना। तो वहीं पे तुम देखोगे तो जो आग रहती है तो उसके आग के अगल बगल जो भी लोग हैं उसको थोड़ा गर्म फील होता है, अच्छा लगता है। ठंडी के मौसम में हम लोग का बॉडी टेम्परेचर का जो वैल्यू है वो 37 डिग्री और आउटर टेम्परेचर वो 25 से कम हो जाता है, मतलब 20, 22, 23 वो ज़्यादा बोल दी, मतलब कि 7-8 डिग्री टेम्परेचर पे ही रहता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि वो जो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है उसको बढ़ाता है। अब जिसकी वजह से मेरे शरीर पर जब फॉल किया है तो अच्छा लगता है। तो अभी जो डायरेक्ट आग जहाँ पे जल रही वहाँ से हमारे बॉडी तक आने में जो कोई भी मीडियम है वो उसकी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट वो चले आता है। अब इस तरह का जो प्रोसेस होता है इसको हम लोग कहते हैं रेडिएशन। अब जैसे एग्जांपल ले लो कि सन से जो भी हीट निकल रही है तो अर्थ पे जब आया, अर्थ पे फॉल करेगा तो अर्थ सरफेस को क्या कर दिया, गर्म कर दिया। तो अभी जो हीट का आ रहा था तो वो क्या किया कि जो जिस सरफेस से पड़ा उसको गर्म किया, लेकिन इंटरवेनिंग मीडियम जो भी बीच में पार्टिकल है, मान लो एयर के पार्टिकल है, डस्ट पार्टिकल, जो भी पार्टिकल है उसको वो अफेक्ट नहीं करता है। यहाँ तक कि इसको कोई भी मीडियम की ट्रांसफ़र करने के लिए मीडियम की ज़रूरत ही नहीं है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्मेट में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये मैक्सवेल थ्योरी भी कहा था कि अगर कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो उसका जो सोर्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं वाइब्रेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। अगर कोई भी एटम्स या मॉलिक्यूल को अगर देखेंगे तो एटम्स और मॉलिक्यूल जो भी होते हैं वो किससे बने होते हैं, वो बने होते हैं पार्टिकल से, छोटे छोटे चार्ज पार्टिकल से, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो भी अपने पास चार्ज पार्टिकल है वो चार्ज है। अब उसका जब वाइब्रेशन होता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलेगा। तो अब यही सारी बातें हैं कुछ मुझ जिसको हम लोग यहाँ पे कवर किए हैं। देखो करा कि प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विदाउट हीटिंग द इंटरवेनिंग मीडियम, मतलब बीच का मीडियम को वो हीट नहीं करता है, इस कॉल्ड रेडिएशन, या इसी कहते हैं हम लोग नो रिक्वायरमेंट ऑफ मीडियम, नो रिक्वायर्ड मीडियम पार्टिकल, मीडियम पार्टिकल। सन से लेकर अर्थ तक में बहुत सारे वैक्यूम है जहाँ पे कोई भी मीडियम नहीं है फिर भी हीट आ जाती है, तो उसका रीजन क्या है, रेडिएशन। दीज थर्मल रेडिएशंस आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ सेवरल वेवलेंथ विच कैरी देम एनर्जी, जो अपने साथ क्या रखता है, एनर्जी को कैरी करता है। अब प्रॉपर्टीज ऑफ कुछ रेडिएशन है, जिस तरह से हम लोग देखते हैं कि जो रेडिएशन जो हम लोग पढ़ते हैं वो लाइट भी एक रेडिएशन ही है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जिसका वेवलेंथ फिक्स, पार्टिकुलर फिक्स होता है। तो जो प्रॉपर्टी लाइट का होगा वही प्रॉपर्टी इसका भी होगा। तो कहा कि ऑल ऑब्जेक्ट इमिट रेडिएशन बिकॉज ऑफ देयर टेम्परेचर, कहा दुनिया के जितने भी बॉडी हैं वो रेडिएशन को इमिट करेगा बशर्ते कि उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, एबव 0 केल्विन टेम्परेचर। एंड ऑल ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब सम ऑफ द रेडिएशन दैट फॉल्स ऑन देम फ्रॉम अदर ऑब्जेक्ट। करा कि दूसरी बात ये भी है तो दुनिया की जितने भी बॉडी हैं जिनका टेम्परेचर 0 केल्विन से ज़्यादा है वो रेडिएशन को इमिट करेगा और रेडिएशन को एब्जॉर्ब भी करेगा, उस पर पड़ने वाली रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा। जिसका टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा वो उतना ज़्यादा रेडिएशन इमिट करेगा, और जितना कम टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा वो एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रखेगा, मतलब वो कम रिलीज करेगा और ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा। उसके बाद मैक्सवेल थ्योरी कहा था कि मैक्सवेल ऑन द बेसिस ऑफ हिज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी प्रूव दैट ऑल रेडिएशंस आर, जितने भी रेडिएशंस आर हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एंड देयर सोर्सेज आर वाइब्रेशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम और मॉलिक्यूल के अंदर जो होते हैं वो चार्ज पार्टिकल होते हैं। उसका रीजन क्या है कि उस पार्टिकल के अंदर जो भी वाइब्रेशन होती है उस वाइब्रेशन की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का फॉर्मेशन होता है। कारण मोर द रेडिएशन आर इमिटेड एट द हायर टेम्परेचर,
देखो रेडिएशन जो होता है वो ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा उसका रेट होगा, अगर कम टेम्परेचर है तो रेडिएशन निकलने का रेट जो होगा वो कम होगा। लेजर एट लोअर टेम्परेचर हायर एट हाई टेम्परेचर, तो रेडिएशन का रेट जो होता है वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, और ख़ास करके टेम्परेचर ही तो फैक्टर है जिसमें जो, अगर हम मान करके चलो कि इस रूम के अंदर हम दो चीज़ें लेकर आते हैं, एक लेकर के आते हैं एक कप चाय, मुँह में पानी आ गया होगा, तो एक कप चाय लेकर के आते हैं और एक बर्फ़ किस लिए लेकर आते हैं, मतलब बर्फ़ का टुकड़ा लेकर के आते हैं, तो रेडिएशन कौन ज़्यादा इमिट करेगा, जाहिर सी बात है चाय से रेडिएशन ज़्यादा निकलेगी और उसके बर्फ़ के सिले से रेडिएशन कम निकलेगा। मतलब रेडिएशन क्या, हीट को ट्रांसफ़र होने का तरीका, तो जो हीट ट्रांसफ़र होगा सराउंडिंग में जाएगा चाय से निकल करके, और सराउंडिंग से बर्फ़ की सिली पे आएगा, वो भी तो हीट का ट्रांसफ़र ही हो रहा है। तो अभी देखेंगे जो हीट को रिलीज़ करने का रेट किसका है, चाय का ज़्यादा होगा क्योंकि उसका टेम्परेचर ज़्यादा है, और जो बर्फ़ है तो उसका रेडिएशन निकलेगा कम और इन करेगा ज़्यादा, तो उसका टेम्परेचर राइज करेगा। तो अगला पॉइंट है थर्मल रेडिएशन ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ द लाइट एंड मूव इन द स्ट्रेट लाइन। कह रहा कि जो ये स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करेगा किसमें, स्ट्रेट लाइन में, एंड ये जो है वैक्यूम में भी जाएगा। तो वैक्यूम में जाने का रीजन क्या है, क्योंकि इसको मीडियम पार्टिकल की ज़रूरत नहीं है। अगर मीडियम पार्टिकल इसको नहीं चाहिए तो कहीं भी जा सकता है, वैक्यूम हो चाहे मीडियम पार्टिकल एयर हो या नहीं, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। जैसे कि अगर मान लें कि हम लोग का जो साउंड है उसको चाहिए मीडियम पार्टिकल, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रहता साउंड, तो जैसे कि अगर हम लोग अभी बात कर रहे हैं और तुम अर्थ पे सुन रहे हो, और भले ही जरिए मोबाइल है, यूट्यूब है, कुछ और भी हो, लेकिन जो अभी जो आवाज़ निकल रही है उसका क्या होता है कि अगल बगल के पार्टिकल को डिस्टर्ब करता है। इसको साउंड में तुमको पढ़ाएंगे, तो साउंड के वजह से जो अगर एनर्जी का ट्रांसफर होता है उसको मीडियम चाहिए। अगर हम चले जाए कहाँ पे, मून पे चले जाए, तो वहाँ पे किसी भी तरह का मीडियम पार्टिकल नहीं है। तुम्हारा बगल में तुम्हारा दोस्त अगर तुमको कितनों आवाज़ जोर से दे दे तुम नहीं सुन पाओगे, क्योंकि वहाँ पे ट्रेवल करने के लिए, कैरी करने के लिए कोई मीडियम है नहीं। लेकिन जो रेडिएशन है, जो लाइट है, उसको कोई पार्टिकल की ज़रूरत नहीं है मीडियम के पार्टिकल की, तो इसलिए वो इवनली वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है। उसके बाद कह रहा थर्मल रेडिएशन कैन बी रिफ्लेक्टेड। जिस तरह से हम लोग जानते हैं कि लाइट रिफ्लेक्ट करता, वैसे ही थर्मल रेडिएशन भी रिफ्लेक्ट करेगा। रिफ्लेक्शन क्या होता है, मिरर के अंदर हम लोग इमेज देखते हैं, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन क्या, लेंस जो होता है हम लोग पढ़ते हैं ऑप्टिक्स के अंदर, वो भी रिफ्लेक्शन करता है। और दो टर्म है, डिफ्रैक्शन और है पोलराइजेशन। मतलब ये जो थर्मल रेडिएशन, ये भी फिनोमेना इसके अंदर होते हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। और डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन क्या है, इसके बारे में तुम अभी नहीं जाने हो, तो क्लास 12 के अंदर एक वेव ऑप्टिक्स करके एक चैप्टर है, उसके अंदर इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा, वहाँ पे तुम लोग समझ सकते हो। उसके बाद कह रहा रेडिएशन फ्रॉम द पॉइंट सोर्स ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। कहने का मतलब है कि अगर कोई पॉइंट सोर्स है, ये पॉइंट सोर्स है, तो यहाँ से आर डिस्टेंस पर अगर हम देखेंगे, आर डिस्टेंस पे देखेंगे तो एक स्फेरिकल रीजन आएगा, सराउंडिंग आएगा। तो यहाँ पे अगर पावर P है तो इंटेंसिटी का जो वेरिएशन होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, या इंटेंसिटी जो होगा वो पावर पर यूनिट एरिया, 4 पाई स्क्वायर किसका होता है, स्फेयर का सरफेस एरिया। तो इस तरह से जो पावर इमिट होती है किसी पॉइंट सोर्स से, तो उसका इंटेंसिटी आर डिस्टेंस पर अगर निकालना है तो उसका वेरिएशन कैसे होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अगर 1 मीटर में पावर पी नॉट, इंटेंसिटी पी नॉट है, तो उसके बाद अगर हम मान करके चलो कि अगर देखेंगे 2 मीटर पे, तो मतलब देखो 1 सेंटीमीटर पे मान, 1 मीटर में मान लेते हैं कि आई नॉट है, इंटेंसिटी को आई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, तो 2 मीटर पे कितना होगा, आई नॉट बाई 4, 3 मीटर पे कितना होगा, आई नॉट बाई 9। तो इनवर्स स्क्वायर के टर्म में वो आगे बढ़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट है प्रीवोस्ट थ्योरी ऑफ एक्सचेंज। प्रीवोस्ट थ्योरी ऑफ एक्सचेंज का कहना क्या है कि अगर कोई बॉडी का टेम्परेचर 0 केल्विन टेम्परेचर से ज़्यादा है तो वो रेडिएशन को इमिट करेगा, दैट्स इट, इतना ही बात है। उसके बाद कौन सा बॉडी कितना रेडिएशन को इमिट करता है, कितना एब्जॉर्ब करता है, वो डिपेंड करेगा उसके टेम्परेचर पे। अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर ज़्यादा है तो इसका मतलब वो हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा, मतलब रेडिएशन को ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा, कम रिलीज करेगा। अगर टेम्परेचर का मतलब बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर से अगर कम है
बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग से अगर ज़्यादा है, बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है तो ज़्यादा रेडिएशन को इमिट करेगा, कम एब्जॉर्ब करेगा। अगर दोनों का बराबर होगा तो वो थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो ये अकॉर्डिंग टू हिज थ्योरी ऑल बॉडीज पार्टिकल थर्मल रेडिएशन एट ऑल टेम्परेचर, मतलब जितने भी टेम्परेचर मतलब 0 से केल्विन से ज़्यादा हो तो ये इमिट करेगा। द अमाउंट ऑफ थर्मल रेडिएशन रेडिएटेड पर यूनिट टाइम डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ इमिटिंग सरफेस, मतलब कौन सा ऐसा सरफेस है। अर्थ है तो उसमें से जो हीट निकलेगा, रिलीज निकलेगा, उसका कुछ और होगा। वाटर है तो कुछ और निकलेगा, कुछ मेटल है तो उसका कुछ और निकलेगा, और साथ साथ उसका एरिया पे डिपेंड करेगा, और साथ साथ टेम्परेचर पे। तीन बातों पे किया। इस पे नेचर ऑफ इमिटिंग सरफेस हो गया, एरिया हो गया और टेम्परेचर हो गया। जैसे कि हम मान लेते हैं हमारे पास एक बॉडी है, ये कोई बॉडी है, इसका टेम्परेचर हम मान लेते हैं टेम्परेचर ऑफ बॉडी, और अगल बगल क्या है, सराउंडिंग मीडियम है। ये जो है सराउंडिंग मीडियम है। टेम्परेचर ऑफ एस, ये क्या हो जाएगा, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। क्लियर है। यदि टेम्परेचर ऑफ बॉडी ग्रेटर देन टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग हुआ तो ऐसे किस सिचुएशन में क्या होगा कि मोर रेडिएशन रिलीज, तो मोर रेडिएशन रिलीज एंड लेस रेडिएशन एब्सॉर्ब। इसको इमिट भी बोल सकते हैं, रिलीज को चाहे इमिट करेगा, मतलब रेडिएशन को निकाल रहा है। उसी तरह से देखें हम लोग, यदि टेम्परेचर ऑफ बॉडी लेस देन टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग है तो उल्टा हो जाएगा, लेस रेडिएशन इमिट, लेस रेडिएशन इमिट, मोर रेडिएशन एब्जॉर्ब। और तीसरा जो होगा वो होता है टेम्परेचर ऑफ बॉडी इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। तो यहाँ पे लिखेंगे इसको नो हीट एक्सचेंज, इसके अंदर कोई भी हीट का एक्सचेंज नहीं होगा, नो हीट एक्सचेंज, किसी भी तरह का हीट का एक्सचेंज यहाँ पे नहीं होने वाला। इसका रीजन क्या है, दोनों का टेम्परेचर बराबर है तो जितना रेडिएशन इमिट करेगा उतना ही एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग कहते हैं कि ऑब्जेक्ट किस तरह से है, थर्मल इक्विलिब्रियम में। इसे कंडीशन को हम लोग बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। क्लियर है। तो इस तरह से हम लोग आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। छोटा छोटा टर्म सब था, यहाँ पे थ्योरेटिकल पोर्शन ही था। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे इसको कंटिन्यू करेंगे, रेडिएशन को ही हम लोगों को अब पढ़ना है और उसके बारे में टोटल थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट करके फिर क्वेश्चंस भी करेंगे। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। टेक केयर एंड बाय बाय।